नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होप कहानी का दूसरा पार्ट। जिसके पहले पार्ट में तो आपने देखा कि फ्रैंक अपनी पत्नी मैरी के साथ रहने के लिए कैसे अगले 20 सालों के लिए क्रायो स्लीप में चला जाता है, और जब एक दूसरी बच्ची में उसकी पत्नी के जीन्स, ब्रेन और बाकी सैंपल्स को डाला जाता है, और वो छोटी बच्ची जब समय के साथ बड़ी होती है, उसके ब्रेन में पुरानी मेमोरीज की वजह से उसके ब्रेन ने उन्हें रिकॉल किया था, जिस वजह से कार में बैठते ही वो अचानक से बेहोश हो गई थी। आगे की कहानी हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में कि आखिर फ्रैंक सभी चीजों को कैसे ठीक करता है। ड्रेक आज एक बार फिर होप का रूटीन चेकअप कर रहा था, और इसी बहाने वो उसके दिमाग में होने वाले और भी बदलाव की जांच कर रहा था, जिससे उसे कुछ अंदाजा लग सके कि आखिर उसके दिमाग में ये बदलाव किस हिसाब से हो रहे हैं और वो निकट भविष्य में कितने खतरनाक हो सकते हैं। ड्रेक ने जब होप के दिमाग का सीटी स्कैन किया तो उसे कुछ नई ही चीज नजर आई। उसने देखा कि उसके ब्रेन में 30% हिस्सा जो है ना, वो ब्लैक हो गया है, जहां पर किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ऐसे में वहां पर कौन से नर्व्स में क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में भी ड्रेक को कोई आइडिया नहीं लग पा रहा, और अब वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या किया जाए। ड्रेक ने अपने सभी पुराने नोट्स पलट डाले थे और उन्हें चेक भी कर लिया था, ताकि इस परेशानी का कोई तो सल्यूशन निकाला जाए। आज फिर से फ्रैंक ने ड्रेक से होप को अपने साथ ले आने की परमिशन मांगी थी, लेकिन ड्रेक उसे अकेले होप के साथ भेजना नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। आफ्टर ऑल, उसने ये सारी रिसर्च ही इसलिए करी थी ताकि फ्रैंक को मैरी के रूप में होप के साथ ज्यादा समय मिल सके और वो उसके साथ अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सके। खैर, परेशानी उसे इसमें आज भी कुछ नहीं लग रही थी। अगर उसे कुछ सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था तो वो था होप का बदलता मानसिक संतुलन। फिलहाल के लिए ड्रेक फ्रैंक से इतना ही कहता है कि वो कार में उसे ना लेके जाए, बल्कि उसकी जगह पर वो पैदल चले या फिर मेट्रो जैसी ट्रेन्स का सहारा ले, और अगर उसे कोई भी परेशानी लगे ना तो उसे तुरंत के तुरंत कॉल करे। फ्रैंक ने ठीक है कहा और होप को लेकर वहां से चला गया। आज फ्रैंक होप को उसकी और अपनी वाइफ मैरी की पुरानी बातें बता रहा था कि कैसे वो दोनों साथ में घूमते फिरते थे, कैसे दोनों साथ में कितना ज्यादा खुश रहते थे, क्योंकि फ्रैंक का ऐसा मानना था कि शायद मैरी की अच्छी मेमोरीज को भी होप रिकॉल करे और दोनों साथ में अच्छा समय बिता सके। लेकिन जैसे ही फ्रैंक ने कुछ देर बातें करी, उसने देखा कि होप अचानक से उसे बहुत गुस्से से देखने लगी है, और पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर उसने फ्रैंक पर हमला कर दिया, जिस वजह से फ्रैंक के सर में चोट लगी और उसके सर से खून बहने लगा। बहते हुए खून को देखकर एक बार फिर होप को एक पैनिक अटैक आया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। फ्रैंक ने बड़ी ही मुश्किल के साथ इस बार खुद को और होप को संभाला था, और जैसे तैसे करके उसे ड्रेक के पास लेकर आया था, जहां ड्रेक ने उसे कहा कि वो होप को 1 हफ्ते के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता है। शायद मेमोरीज की वजह से उसका ब्रेन कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन फ्रैंक को ये बात समझ में आ रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो कितना खुश था ये सोचकर ही वो एक बार फिर अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकेगा, लेकिन अब उसके लिए ये सब सिर्फ एक सपने जैसा ही लग रहा था। फिलहाल के लिए फ्रैंक को ड्रेक घर जाने के लिए बोलता है और उसे कुछ भी नया पता चलने पर बताने के लिए बोलता है। फ्रैंक वहां से चला जाता है और ड्रेक थोड़ी देर होप से बात करने की कोशिश करता है, जहां होप उसके कुछ सवालों का तो सही जवाब देती है, लेकिन फ्रैंक से जुड़े कुछ सवालों के जवाब में कभी वो सही तरह से आंसर करती है तो कभी उसकी आंखें तन जाती हैं और उसके चेहरे और दिमाग की नसें तेज खिंचती हुई दिखाई देती हैं और उसके सर में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। ड्रेक उसे नींद का इंजेक्शन देकर फिलहाल के लिए सुला देता है। अभी तक तमाम सबूतों, नोट्स और बाकी के कंडीशंस को एनालाइज करते हुए ड्रेक इतना समझ गया था कि होप की ब्रेन में मैरी की मेमोरीज डालने की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसका ब्रेन इस टाइम गैप के स्लॉट को मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसलिए कभी वो इतनी खतरनाक बन जाती है तो कभी अगले ही पल में बिल्कुल ठीक हो जाती है।
आज पूरे एक हफ्ते के बाद ड्रेक फ्रैंक को बुलाता है और उसे समझाता है कि मैरी की मेमोरीज को होप के ब्रेन में डालने की वजह से उसका ब्रेन कभी कभी उसकी मेमोरीज को रिकॉल कर लेता है और ऐसे में होप ड्यूअल पर्सनालिटी जैसा बिहेव करने लगती है और इसमें वो काफी खतरनाक बन जाती है तो कभी एकदम शांत और नॉर्मल। इसलिए मुझे जहां तक लगता है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट उस हद तक सफल नहीं रहा है और हमें कैसे भी करके होप के ब्रेन से मैरी की मेमोरीज को हटाना ही होगा। लेकिन फ्रैंक ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि जिस दिन के लिए उसने पूरे 20 साल इंतजार किए थे, जिस दिन की वजह से आज उसे थोड़ी बहुत जो खुशी मिल रही थी, ऐसे में वो उसे ऐसे बर्बाद कैसे होने दे सकता था। उसने कहा कि उसे खुद की कोई चिंता नहीं और उसके लिए इतना परेशान ना हो, बल्कि वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है। अब फिलहाल के लिए ड्रेक के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने फ्रैंक को जाने दिया और फ्रैंक ने होप को भी अपने साथ रहने के लिए मना लिया। इसलिए अब वो होप को अपने साथ रखने लगा था और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता था। आज उसकी और मैरी की शादी की सालगिरह थी और फ्रैंक होप को बिल्कुल वैसे ही तैयार करना चाहता था जैसे मैरी तैयार होती थी और उसने होप को उसी रेस्टोरेंट में ले जाने का भी तय किया था जहां वो और मैरी अक्सर जाया करते थे। शाम को फ्रैंक जल्दी आता है और होप को लेकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाता है। होप आज रोज से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फ्रैंक होप से 2 मिनट बोलकर वॉशरूम चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि सामने पड़ी हुई टेबल पर रखी नाइफ से होप ने खुद की ही जान लेने की कोशिश करी है और वो जमीन पर तड़प रही होती है। फ्रैंक जल्दी से भागकर वापस आता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और वहां पर ड्रेक को भी बुलाता है। अब उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि ड्रेक जिस खतरे की बात कर रहा था ये भी उनमें से ही एक ही था। उसने बहुत मजबूरी से ड्रेक से ये बात कही थी कि वो होप के दिमाग में मैरी की मेमोरीज को मिटा दे और वो लाइफ टाइम होप के साथ उसका एक अच्छा दोस्त बनकर गुजार दे। ऐसे में अगर होप बाद में उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगी तो ये उसकी मर्जी, नहीं तो वो अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार देगा। उसे ये बात अब बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कभी भी नेचर की चीजों को बदल नहीं सकते हैं। हमारा साइंस कितना भी एडवांस्ड हो जाए, कितनी भी विज्ञान तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ने की इजाजत प्रकृति हमें कभी भी नहीं देता है। और बावजूद इसके जब हम कभी भी ऐसी कोई कोशिश करते हैं ना, तो इसके ऐसे ही कुछ अंजाम होते हैं। फ्रैंक की परमिशन के बाद ड्रेक ने वही कहा था जो होप और बाकी लोगों के लिए ठीक था। उसने होप के दिमाग से मैरी की मेमोरीज को मिटा दिया था ताकि फ्यूचर में फिर कभी होप का दिमाग उसकी और मैरी की मेमोरीज के बीच कंफ्यूज ना हो और आगे की लाइफ होप अच्छे से गुजार सके। अब होप पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी क्योंकि इसके दिमाग में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया था और सब कुछ बेहद ही सामान्य था। अब उसके दिमाग में बना वो काला हिस्सा भी खत्म हो चुका था। फ्रैंक दूर से खड़ा होप को देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि होप को खुश देखकर उसे ये लग रहा था कि उसकी मैरी खुश है, जिसे देखकर वो भी खुश हो जाता है। उसने ये बात को समझ लिया था कि प्यार का मतलब साथ रहना नहीं बल्कि सामने वाले को खुश देखना होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।